हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? डेजर्ट तो आपने बहुत सुना होगा। डेजर्ट वो वाला डेजर्ट नहीं जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, जैसे खाते हैं लाइक आइसक्रीम्स वगैरह, ये सब वो डेजर्ट नहीं। ये डेजर्ट कुछ अलग टाइप का है, जिसको हम लोग सी ऑफ सैंड भी कह सकते हैं। और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेजर्ट की। केवल सैंड के ही डेजर्ट नहीं होते हैं, और डेजर्ट भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट से। अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज़ मेड अप ऑफ डेजर्ट्स। 1/5 लैंड पूरी डेजर्ट से कवर्ड है, पूरी वर्ल्ड की, ठीक है। रॉकी, जिसमें कि सम रॉकी, अदर्स स्टोनी एंड द रेस्ट सैंडी। Deserts that are absolutely barren, where nothing grows at all, are rare and they are better known as true desert. If you look at the world map carefully, you will find that there is a certain definite pattern to location of world's desert. अब लोकेशन क्या होगी वर्ल्ड डेजर्ट की, कहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो वो बताया गया है यहाँ पे। यू विल रियलाइज दैट ऑलमोस्ट ऑल द डेजर्ट्स आर कन्फाइंड विद इन द 15 डिग्री टू 30 डिग्री पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं ये मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप जाके मेरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली वीडियो पढ़ी हो तो उसमें डिटेल में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिस्कस किया है। और 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर एंड 30 डिग्री टू 15 डिग्री 30 डिग्री साउथ इक्वेटर, ये सब मैंने बताया। उसी के बीच में ये इसको कहते हैं टेम्परेट जोन कहते हैं इस एरिया को हम। जैसे कि जो एरिया 23.5 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर साउथ, उसको इनके बीच में जितना एरिया कवर होता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। और उसी टेम्परेट जोन में लगभग ये सारे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। दे लाइज इन द ट्रेड विंड बेल्ट, और उसी एरिया में ये ट्रेड विंड्स चलती हैं। कौन सी? हॉट ट्रेड विंड एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर ट्रेड विंड्स आर ऑफ शोर। दे आर बाथ बाई कोल्ड करेंट्स, और वो कोल्ड करेंट्स के साथ मिक्स होके विच प्रोड्यूस आर डेसिकेटिंग इफेक्ट सो दैट मॉइस्चर इज नॉट इजिली कंडेंस्ड। और उनके साथ मिक्स हो जाती है, इससे क्या होता है मॉइस्चर आसानी से कंडेंस नहीं होता और बारिश नहीं होती है। इनटू प्रेसिपिटेशन, ड्राइनेस और एरिडिटी इज़ द की नोट। और इन एरिया में क्या होता है ड्राइनेस बहुत ही मेन होती है। सच डेजर्ट्स आर ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। ट्रॉपिकल इन द सेंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल एरिया। और उसी एरिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गए या कोई डेजर्ट हो गया, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट और ट्रेड विंड डेजर्ट। दे आर इंक्लूड द ग्रेट सहारा डेजर्ट, Arabian, Iranian and Thar Desert, Kalahari, Namib and Atacama Desert, the Great Australian Desert and the Desert of Southwest USA. And these are the many examples. Let's talk about the work of the winds and water in eroding elevated upland, transporting the worn off materials and depositing them elsewhere. And this is the process of erosion to transportation and making some landforms has given rise to 5 distinct kind of desert landscape. और wind और water मिलके अपनी जो दो प्रक्रियाएं करते हैं, जो कि दो प्रोसेस करते हैं, इरोडिंग और एलिवेटेड लैंड्स, ट्रांसपोर्टिंग वर्न ऑफ मटेरियल्स एंड डिपॉजिटिंग देम एल्सवेयर। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट। पहला है हमादा और रॉकी डेजर्ट। दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड Hamada or Rocky Desert, and this consists of large stretches of bare rocks swept clear of sand and dust by the wind. Exposed rocks are thoroughly smooth and polished, और जो एक्सपोज्ड रॉक्स में जो रॉक्स बाहर निकले हुए होते हैं अर्थ के, वो एकदम पॉलिश्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं। द रीज़न इज़ बेयर। बेयर इन द सेंस कोई भी मतलब ट्रीज वगैरह नहीं होते, किसी भी तरह का वेजिटेशन नहीं होता। एंड स्टराइल, स्टराइल मतलब किसी भी तरह का कोई भी एनिमल्स या स्पीसीज कुछ भी नहीं होता यहाँ। द बेस्ट नोन रॉकी डेजर्ट आर दोज ऑफ सहारा डेजर्ट। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, सहारा डेजर्ट, द हमादा अल होमरा इन लीबिया। दिस इज द एग्जाम्पल्स। एंड विच कवर्स एन एरिया, लीबिया में कितना कवर्स करता है ये एरिया? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है लगभग, हमादा और रॉकी डेजर्ट जिसको हम कहते हैं। सेकेंड डेजर्ट हमारा आता है, टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड डेजर्ट हमारा आता है रेज और स्टोनी डेजर्ट। दिस इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव शीट्स ऑफ एंगुलर पेबल्स एंड ग्रेबल्स
पेबल्स और ग्रेवल्स की एक सीड्स होती है, पूरी लेयर होती है, उससे बने होता है। द विंड आर नॉट एबल टू ब्लो ऑफ, क्योंकि इनको हवा जो होती है वो ब्लो ऑफ नहीं कर सकती, छोटे छोटे पार्टिकल को ब्लो ऑफ करती है। सच स्टोनी डेजर्ट्स आर मच मोर एक्सेसिबल देन द सैंडी डेजर्ट, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू सैंडी डेजर्ट। लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल्स आर केप्ड देयर, और ये जैसे कि जो ऊँट वगैरह होते हैं जहाँ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मान लो सऊदी अरबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, तो वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये ऊँटों के हर्ड मतलब उनके रहने की, उनको एक तरीके कह सकते हैं जैसे कि घोड़ों के लिए अस्तबल होता है उसी तरह से, ठीक है। एंड लीबिया एंड इजिप्ट द टर्म स्टारिर इन यूज्ड, इजिप्ट में इसको सेरीर कहते हैं, एंड अफ्रीका में स्टोनी डेजर्ट को कहते हैं हम रेज, ठीक है। हम क्या मतलब अफ्रीका में कहते हैं इसको रेज, ठीक है। तीसरा डेजर्ट है हमारा अर्ग और सैंडी डेजर्ट। दिस इज अ सी ऑफ सैंड, इसको हम लोग पूरा मतलब रेत का समुद्र कह सकते हैं। विच टाइपिफाइज द पॉपुलर आइडिया ऑफ डेजर्ट सीनरी, और जो कि जनरली हम लोग किसी मतलब सीनरी वगैरह में, फोटो वगैरह में देखते हैं कि उसमें एक डेजर्ट दिखाया गया है सैंडी, उसमें बहुत सारी लेयर टाइप की बनी हुई हैं, तो वो यही डेजर्ट होता है, ठीक है। इसी से यही से वो सीनरी का इंस्पिरेशन लिया गया है। विंड्स डिपॉजिट वास्ट स्टेजेस ऑफ अनड्यूलेटिंग सैंड ड्यून्स बनाता है ये डेजर्ट। इन द हर्ट्स ऑफ डेजर्ट, मतलब कहीं डेजर्ट बड़ा होगा उसके बीच में सैंड ड्यून्स होगा। इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ रिपल्स ऑन द ड्यून सरफेस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और उसी डेजर्ट पे, उसी रेत के समुद्र पे छोटी छोटी लेयर्स टाइप की बनी होती हैं, कुछ ऊंची ऊंची लेयर्स टाइप की, उसको हम लोग रिपल्स कहते हैं सैंड की, तो वो हमें बताती हैं कि विंड किस तरफ से आ रही थी और ये रिपल्स फॉर्म हुई हैं किस साइड से, मतलब विंड की डायरेक्शन बताती है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हो गया कैलेंसियो सैंड सी इन लीबिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंडी डेजर्ट। इन तुर्कमेनिस्तान में अगर देखें तो सैंडी डेजर्ट आर ऑल्सो नोन एज द काउम, ठीक है। चलिए अब फोर्थ डेजर्ट हम लोग देखते हैं। फोर्थ टाइप का डेजर्ट हमारा होता है बैडलैंड्स। द टर्म बैडलैंड्स वाज फर्स्ट गिवन टू एन एरिड एरिया इन साउथ डकोटा यूएसए। पहली बार जो टर्म दिया गया था वो यहीं से दिया गया था। वेयर द हिल्स वर बैडली इरोडेड बाय ओकेजनल रेन स्टॉर्म, जहाँ की हिल्स जो होती हैं वो क्या कहते हैं कि जो अचानक से कभी कभी ओकेजनल मतलब कभी कभी आने वाला जो रेन स्टॉर्म होता है उसके थ्रू क्या होती हैं, इरोड हो जाती हैं, और एक गली रेवनीज मतलब कि बहुत सारी नाली या कंदरा या गड्ढे टाइप के बन जाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ वाटर एक्शंस ऑन द हिल स्लोप एंड रॉक सरफेस वाज सो ग्रेट दैट द एंटायर रीजन वाज अबंडन्ड बाय द इनहेबिटेंट्स। और क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और फिर वो रीजन क्या होता है, अबंडेंट हो जाता है, और उसको हम लोग डेजर्ट का नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं बैडलैंड, ठीक है। पेंटेड डेजर्ट ऑफ एरिजोना एग्जाम्पल है इसका, विच लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ ग्रैंड कैनोएंस कोलोराडो रिवर, ठीक है। उसकी पोजीशन और लोकेशन बताई गई है। पांचवा डेजर्ट का टाइप होता है हमारा माउंटेन डेजर्ट्स। सम डेजर्ट्स आर फाउंड ऑन द हाई लैंड सच एज प्लेट्यू एंड माउंटेन रेंजेस। कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो प्लेट्यू और माउंटेन रेंजेस के बीच में पाए जाते हैं। इरोजन हैड डाइसेक्टेड द डेजर्ट हाईलैंड्स इनटू हार्श serrated outlines of chaotic peaks and crazy ranges. Their steep slopes are cut by baddies, और इनमें एक स्लोप भी होता है, स्टीप स्लोप होता है जिसको हम लोग बैडीज कहते हैं, स्टीप साइडेड मतलब बहुत ही एकदम खड़ा स्लोप होता है। एंड द एक्शन ऑफ फ्रोस्ट मतलब कि आइस बहुत सारी, ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म में, हैज़ कर्व्ड आउट शार्प इरेगुलर एजेस इज द इन द सहारा डेजर्ट। द Ahagar mountains and the Tavesti mountains are good example of the desert mountains. Okay, let's talk about the mechanism of the arid erosion. अब arid erosion होता कैसा है, उसकी mechanism, उसका process देख लेते हैं, पूरा बताया गया है। Mechanism of arid erosion. Arid landforms are the result of many combined factors. अब एरिड लैंडफॉर्म जब होती है वो बहुत से कंबाइंड फैक्टर उसमें होते हैं, उसके थ्रू होती है। वन रिएक्टिंग अपॉन द अदर, और वो एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं। इनसफिशियंट रेनफॉल ऑफ्टन लेस देन 5 इंचेस, अगर 5 इंच से कम रेनफॉल होगी तो डेजर्ट फॉर्म होगा, एरिड इरोजन होगा। कमिंग एट अ मोस्ट इरेगुलर पीरियड, और कभी कभी बारिश होगी। कपल्ड विद वेरी हाई टेम्परेचर, और लगभग टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, साल के 365 डेज लगभग टेम्परेचर हाई ही रहेगा। एंड रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड द चीफ कॉजेज ऑफ एरिडिटी, और ये सब कारण किसके हैं, एरिडिटी के। सब एरियल डिनंडेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सब एरियल इन द सेंस मतलब कुछ ऊंचाई पे, अर्थ से कुछ हाइट पे। डिनंडेशन मतलब कि ये इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, सब प्रोसेस होना, ठीक है, ये डिनंडेशन के अंदर में ही आते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग
वेदरिंग के थ्रू इनंडेशन, और वेदरिंग कितने टाइप की होती है ये हम लोग स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग। विंड एक्शन एंड द वर्क ऑफ वाटर हैव कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ डेजर्ट लैंडस्केप। अब विंड का एक्शन और वाटर का कुछ काम भी होता है डेजर्ट लैंड फॉर्म करने में, दैट इज वेरिड एंड डिस्टिंक्टिव, जो कि बहुत ही अलग और डिफरेंट है। Let's talk about the weathering, which have been studied in earlier classes or videos, and still we are looking that weathering. This is the most potent factor in the reducing rocks to sand in arid regions. और weathering बहुत ही important factor होता है जो कि rocks को arid regions में convert करता है weathering. Even though the amount of rain that falls in the desert is small, क्योंकि रेनफॉल जो होती है वो स्मॉल होती है, सम मैनेज टू पेनिट्रेट इनटू द रॉक्स, जो कि रॉक्स को पेनिट्रेट करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होती, एंड सेट्स अप केमिकल रिएक्शन इन द वेरियस मटेरियल्स, और लेकिन वह रॉक्स के ऊपर केमिकल रिएक्शन को सेटअप करने में काफ़ी हेल्प करती है। इंटेंस हीटिंग और ड्यूरिंग द डे एंड रैपिड कूलिंग एट द नाइट, और डे नाइट का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो सेटअप स्ट्रेसेस इन द ऑलरेडी वीकेंड रॉक्स, और जो रॉक्स पहले से ही वीक होता है रेंट के थ्रू उसके ऊपर सेटअप कर देती है स्ट्रेसेस, सो दैट दे इवेंचुअली क्रैक, और वह क्रैक उसमें पड़ जाते हैं रॉक्स में। एज हीट पेनिट्रेट्स रॉक्स स्लोली व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द रॉक्स इज बीइंग हीटेड बाय द हॉट सन, और हीट क्या होती है पेनिट्रेट कर देती है उसको, जब वह दिन में गर्म होता है तो उसी क्रैक्स को और क्रैक्स चौड़े होते हैं। इनर रॉक्स रिमेन्स क्विट कूल, the heating of the rocks causes the outer surface to expand and so prise itself off from the interior rocks so that it peels off in successive very thin layers। और ड्राई अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन और टेम्परेचर वेरिएशन, इन सब के कारण क्या होता है रॉक्स पील होने लगता है। जैसे पील इन द सेंस मतलब उसकी लेयर बाय लेयर निकलने लगती हैं। सच एज अनियन पीलिंग प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। जो अनियन पीलिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं अनियन पीलिंग, या उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग के थ्रू होता है। उसको हम एक टर्म दे देते हैं, वो होता है एक्सफोलिएशन, जिसका लेयर बाय लेयर उसकी निकलती है तो उसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। जैसे कि हम लोग प्याज वगैरह छीलते हैं, वी ऑल नो दैट। एंगुलर रॉक डेब्रिस इज फाउंड इन abundance as screes at the foot of upstanding rocks. Similarly, when water gets into the cracks and joints of rock and the temperature at night suddenly drop to below freezing point, and water freeze and therefore expand by 10% of its volume. ये वाटर का काम होता है। जैसे क्रैक्स डेवलप हुए, छोटी क्रैक्स डेवलप हुए टेम्परेचर के थ्रू, और क्या हुआ विंड ने पहला अपना काम किया कि वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होकर वाटर थोड़ा बहुत वाटर गिरा तो वो क्रैक्स में गया, और वाटर क्या करता है फ्रीज हो जाता है, रात को जब कूलिंग होती है फ्रीज होकर फिर क्रैक्स को चौड़ा कर देता है, फिर रॉक्स टूट जाते हैं। 10% of its volume. Successive freezing will price off fragment of rocks which accumulate the screes. Action of winds. अब बात कर लेते हैं कि इसमें हवा का क्या काम होता है। एक्शन ऑफ विंड्स इन द विंड ट्रांसपोर्टेशन मेनली काम होता है। द विंड थ्रू मोस्ट एजेंट ऑफ इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन इन मोस्ट एफिशिएंट इन एरिड देन इन ह्यूमिड रीजन्स, since there is a little vegetation or moisture to behind loose surface materials. Effect of wind erosion are almost unrestrained. ठीक है, विंड का बस इतना काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेट करती है इरोडेड मटेरियल को वन प्लेस टू अदर, और फॉर्म करती है लैंड फॉर्म्स। आई थिंक इट इज क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट द विंड इरोजन इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग वेज। अब विंड इरोजन कितने तरह से होता है, डिफ्लेशन होता है पहले, दिस इन्वॉल्व द लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे लूज मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड। डिफ्लेशन में क्या काम होता है विंड का, वो क्या करती है डिफ्लेशन के थ्रू लिफ्ट करती है, ऊपर उठाती है लूज मटेरियल्स को, एंड ब्लो ऑफ और ब्लो अवे दूसरी जगह उसको फेंक देती है उड़ा के। सच अनकंसोलिडेटेड सैंड्स एंड पेबल्स मे बी कैरिड इन द एयर और रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेन साइज। अब ये ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है कि वो हवा के साथ उड़ेगा या जमीन पे हवा के साथ चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है नई लैंड फॉर्म होती है डेजर्ट। फाइन डस्ट सैंड मे बी रिमूव्ड माइल्स अवे their place of origin be deposited even outside the desert margin. Deflation results in the lowering of land surface. ऑब्वियसली जब कोई पार्टिकल इरोड होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो जहाँ से वो उड़ा है वहाँ पे ऑब्वियसली डिप्रेशन जनरेट होगा, डिप्रेशन इन द सेंस वहाँ पे लो लैंड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे जाएगा वो हाई लैंड जनरेट हो जाएगी, वहाँ पे डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द एब्रेशन, ये भी विंड के थ्रू होता है। द सैंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स सरफेस बाय विंड्स when they hurl and sand particles against them is called abrasion. Sand blasting अब क्या होती है of rock surface by winds when they hurl sand particle. Impact of such blasting result is rock surface being scratched
अब क्या होता है, एब्रेशन में क्या होता है, बहुत तेज़ से विंड चलती है, तो वह रॉक सरफेस में जो लूज पार्टिकल्स होते हैं, लूज मटेरियल होते हैं, जो बारिश के थ्रू लूज हो गए हैं, उसमें अल्टरनेट वेटिंग ड्राई कंडीशन जनरेट हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है, तो लूज हो जाते हैं, तो तेज़ हवा चलती है, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, वो स्क्रैच हो जाते हैं, मतलब उससे अलग हो जाते हैं, पॉलिश्ड एंड वर्न अवे। एब्रेशन इज मोस्ट इफेक्टिव एट अ नियर और बेस ऑफ रॉक्स वेयर द अमाउंट ऑफ मटेरियल द विंड इज एबल टू कैरी इज ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल का अमाउंट ज़्यादा होता है ले जाने में, इसमें क्या होती है, एयर ज़्यादा पार्टिकल ले जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द अट्रीशन। व्हेन विंड बॉर्न पार्टिकल रोल अगेंस्ट वन अनदर इन कोलिजन दे बियर ईच अदर। एट्रीशन में क्या होता है, एट्रीशन में क्या होता है, पार्टिकल अपने आप में ही एक दूसरे में कोलाइड होके ही इरोड हो जाते हैं और घिस जाते हैं और क्या लैंडफॉर्म बनाते हैं। बस विंड का इतना काम होता है उनको हवा देना ताकि वो आपस में कोलाइड हो, आपस में कोलाइड होके वो आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है, उसमें इरोजन होता है और एब्रेशन भी होता है। ठीक है, size are greatly reduced and grain size are rounded into millet sea sand and this process is called attrition. Okay, let's talk about the landform of wind erosion in desert. अब wind erosion के थ्रू इतनी लैंडफॉर्म होती है डेजर्ट में, उसको देख लेते हैं। इन द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एब्रेशन डिफ्लेशन एंड एट्रीशन ऑफ वेल्थ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेजर्ट लैंडफॉर्म्स इमर्जेस। पहले पे है रॉक पेडेस्टल्स और मशरूम रॉक्स। द रॉक पेडेस्टल और मशरूम रॉक एक ही होता है दोनों। द सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड अगेंस्ट एनी प्रोजेक्टिंग रॉक्स masses bear back the softer layer so that an irregular edge is formed on the alternate band of hard and soft rock. Grooves and hollow are cut in a rock surface, carving them into fantastic and grotesque looking pillars called rock pedestals. Figure 56. ये वही है जैसे कोई रॉक है, अब उसमें वो रॉक क्या होगा, दोनों मटेरियल से मिलकर उसको कहीं कहीं जगह पे सॉफ्ट रॉक भी होगा, वही कहीं कहीं जगह पे हार्ड भी होगा, वो उसकी लेयर कोई सॉफ्ट होगी कोई हार्ड होगी, सॉफ्ट और हार्ड लेयर से मिलके ही एक रॉक बनता है। तो विंड का क्या काम होगा, विंड क्या करेगी, पील ऑफ कर देगी सॉफ्ट रॉक की लेयर्स को, और जहाँ जहाँ पे सॉफ्ट रॉक की लेयर्स होंगी वहाँ पे उसको पील ऑफ कर देगी। फिर क्या होगा, वो रॉक क्या हो जाएगा, ऐसे फॉर्म हो जाएगा एक अल्टरनेट क्या कह सकते हैं, अनइवन सरफेस में फॉर्म हो जाएगा, कहीं कहीं पे गड्ढे हो जाएंगे, कहीं कहीं पे मतलब वो जहाँ पे सॉफ्ट होगा वहाँ पे हट जाएगा तो वहाँ पे गड्ढे बन जाएंगे। तो ऐसे करके वो उसको क्या कहती है, इरोड कर देती है विंड्स, और उस फिर धीरे धीरे क्या करता है, एक कहते हैं एक मशरूम टाइप की इमेज बन जाती है, क्योंकि वो नीचे से उसको इरोड कर देती है, ऊपर से इरोड कर, फिर हार्ड रॉक होता है तो वो साइड साइड में उसको इरोड कर देती है पिन। तो क्या लिखा है, सच लिखा है यहाँ पे, सच रॉक पिलर्स विल बी फर्दर इरोडेड नियर देयर बेसिस वेयर द फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट। और जहाँ पे विंड का फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है तो वह नीचे सबसे ज़्यादा इरोड कर देती है। तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे एक मशरूम टाइप की इमेज बन जाती है। यहाँ पे विंड का फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ज़्यादा इरोड करती है वो इन कंपेरिजन टू अपर साइड। तो क्या होगा, फिर एक ऐसा मशरूम टाइप का ऐसे करते हैं, नहीं नीचे थोड़ा पतला होता है ऊपर थोड़ा चौड़ा, ऐसी एक कहते हैं इमेज बन जाती है। रॉक पिलर्स विल भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है, फर्दर इरोडेड नियर देयर बेस वेयर द फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ अंडर कटिंग प्रोड्यूसर रॉक्स ऑफ मशरूम शेप कॉल्ड मशरूम रॉक्स और गौर इन सहारा। क्लियर? एंड let's talk about the geogen. These are the tabular masses which have a layer of soft rocks lying beneath or surface layer of more resistant rocks, lying beneath a surface layer of the more resistant rock, and the sculpting effect of wind abrasion bear them into a weird looking ridges and furrow landscape. फूरो मतलब कि जैसे कि हम लोग कोई खेती वगैरह करते हैं तो उसमें मेड़ टाइप की बनाते हैं, मेड़ सुना है ना, मेड़ टाइप की बनाते हैं, उसमें आलू वगैरह लगाते हैं, तो उस टाइप की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। मैकेनिकल वेदरिंग इनिशिएट देयर फॉर्मेशन बाय ओपनिंग अप जॉइंट्स ऑफ द सरफेस। और मैकेनिकल वेदरिंग ये प्रोसेस शुरू करती है बाय द ओपनिंग ऑफ जॉइंट्स, उसके जो हार्ड रॉक के जॉइंट्स होते हैं उसको ओपन करके। विंड एब्रेजन फर्दर ईट्स इनटू द अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक। अब विंड क्या करती है, एब्रेड्स होके उसके जो नीचे सॉफ्ट रॉक है उसको ईट्स मतलब कि उसको खाती रहती है, यानी कि उसको कम करती रहती है सॉफ्ट रॉक को। पहले ऊपर हार्ड लेयर है, नीचे सॉफ्ट रॉक है, तो उसके बीच में जो सॉफ्ट रॉक है, हार्ड लेयर है रॉक की, हार्ड रॉक की लेयर है, उसके बीच में सॉफ्ट रॉक की लेयर है। तो सॉफ्ट रॉक को क्या करती रहती है, एब्रेस्ड करती रहती है, मतलब खरोचती रहती है। और फिर क्या होता है, डीप फुरो
जनरेट हो जाता है। एंड द हार्ड रॉक देन स्टैंड अबव द फ्यूरो एज रिजेस, और हार्ड रॉक रिजेस की तरह सॉफ्ट रॉक के बीच में स्टैंड करता है, उसको हम कहते हैं जियोजन। फिगर 57, लेट्स सी दिस। एंड दिस इज द सॉफ्ट रॉक्स एंड दिस इज द फ्यूरो एंड दिस इज द हार्ड रॉक। ओके, अब क्या होगा कि ऊपर ये हार्ड रॉक है, नीचे सॉफ्ट रॉक है, और फिर ऊपर हार्ड रॉक है, नीचे सॉफ्ट रॉक है, तो क्या करती है, विंड की डायरेक्शन ये जा रही है, तो विंड क्या करेगी, इसको खरोचती रहेगी, खरोचती रहेगी, खरोचती रहेगी, यहाँ पे खरोचती रहेगी, तो यह इसके जॉइंट खुल जाएंगे, और मैकेनिकल बेरिंग के थ्रू हार्ड रॉक के जॉइंट जैसे ही खुले, ये हार्ड रॉक के जैसे ही जॉइंट खुले, मान लो ये पूरा बंद था, यहाँ पे पूरा क्लोज था, अब जैसे ही मैकेनिकल बेरिंग के थ्रू ये हार्ड रॉक के जॉइंट खुल गए, तो फिर विंड क्या चलेगी, ऐसे जा रही है विंड की डायरेक्शन ये, तो विंड नीचे नीचे सॉफ्ट रॉक को ऐसे तेज हवा से ही इरोड करती रहेगी, उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, तो इरोड करती रहेगी, इरोड करती, और ये नाली टाइप की या फेरो टाइप की बन जाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जियोजन। एंड इसके बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।